आज की इस मीटिंग में हम कुछ डेफिनेशनों को और इसके बाद जो टॉपिक हटा दिए गए उनको छोड़ने के बाद में जो भी इस बुक में सिलेबस में है उसको कराएंगे। लेकिन आप क्या है कि अगली मीटिंग से जो दूसरी वाली बुक है ना, लीनियर अलजेब्रा के नाम से, उसको भी खरीद लेंगे और जिनके पास है वो उसी से काम चलाएं। आपके लिए कल एक हम डेफिनेशन लिखा रहे थे वेक्टर सब स्पेस की। इसके बाद में आपको निरर्थक या विषम उपसमष्टि या उचित उपसमष्टि यानी निरर्थक या विषम तथा उचित उपसमष्टि देखो इसमें क्या है कि जो आपको उप समष्टि टॉपिक जो कराया है, उप समष्टि की ये जो डेफिनेशन भी आपको लिखाई गई है, यह एक्चुअली क्या है कि सिलेबस में है नहीं, पर हमने क्या है इसको डेफिनेशन को यहाँ आपको लिखा दिया है। अब क्योंकि बाई चांस कहीं आगे पढ़ते हैं तो ये जो शब्द आएगा ना उप समष्टि, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए बस। तो इस टॉपिक को केवल और केवल आपको बस नॉर्मली देखना है, ये पेपर के लिए तैयार नहीं करना। और इसमें हम थ्योरम्स वगैरह नहीं कराएंगे इसकी उपसमष्टि की। उपसमष्टि की जो थ्योरम्स हैं उनको हम आपके लिए इसमें सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि पेपर में ही नहीं आएगा इसमें से, तो फालतू का क्यों बढ़ाएं इसको। तो हमने बताया था उपसमष्टि में कि किसी भी समष्टि की दो उपसमष्टि होती हैं। जैसे कि हमने वहां उपग्रुप के लिए बताया कि उसके भी दो उपग्रुप होते हैं, एक तो खुद और एक उसका तत्समक से। तो उनको क्या है हम निरर्थक या विषम उपसमष्टि कहते हैं। और उनके अलावा जितने भी उपसमष्टि बनेंगी उनको हम फिर उचित उपसमष्टि कह देंगे। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की प्रत्येक सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की दो, एक तो खुद वी तथा दूसरा होता है जीरो सदिश उपसमष्टि होती हैं। यानी प्रत्येक सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की दो, एक तो वी और दूसरा क्या है जीरो, सदिश उपसमष्टि होती हैं। इन्हें विषम या निरर्थक उपसमष्टि कहते हैं। इनके अतिरिक्त वी ऑफ एफ की जितनी भी उपसमष्टि होंगी उन्हें उचित उपसमष्टि कहते हैं। इनके अतिरिक्त वी ऑफ एफ की सभी उपसमष्टि उचित उपसमष्टि कहलाती हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि सिलेबस में वेक्टर सब स्पेस के नाम से टॉपिक नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन हमने लिखा दी है। वेक्टर सब स्पेस यानी सदिश उपसमष्टि, इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, तो उनका जिक्र यहां नहीं किया जाएगा। फिर केवल डेफिनेशन को आप अपने माइंड में रखोगे। इसके बाद में डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, इस टॉपिक को भी हटा दिया है। डायरेक्ट सम नाम से जो टॉपिक है उसको हटा दिया, यानी अनुलोम योगफल, इस टॉपिक को हटा दिया है। लेकिन अब हम आपको एक रैखिक योग पर डेफिनेशन है, यानी रैखिक योग की जो डेफिनेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह सिलेबस में है। लीनियर सम के नाम से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया और ना ही ये हटाया जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती रहेगी। लीनियर सम की जरूरत आगे पड़ेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप क्या है कि दूसरी जो बुक है उसको भी खरीद लेंगे, अब उसकी आपको जरूरत पड़ती रहेगी, उस दूसरी वाली बुक की। तो यहां हम अगर डायरेक्ट सम की बात करें तो डायरेक्ट सम क्या होता है कि दो वेक्टर स्पेस होते हैं ना, उनका किया जाएगा। तो डेफिनेशन है ये, डायरेक्ट सम यानी रैखिक, सॉरी लीनियर सम। डायरेक्ट सम तो आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ लीनियर सम है ना, रैखिक योग तो अगर हम रैखिक योग की डेफिनेशन देंगे तो ये कह सकते हैं कि यदि u ऑफ f तथा w ऑफ f सदिश समष्टि v ऑफ f के अरिक्त उपसमुच्चय हैं, यदि u ऑफ f तथा w ऑफ f सदिश समष्टि v ऑफ f के दो अरिक्त उपसमुच्चय हैं, तब इनका योग निम्न प्रकार परिभाषित है। और ये जो इनका योग होता है, अगर हम u और w को जोड़ें तो इस u प्लस w के अंदर स्मॉल u प्लस स्मॉल w टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां स्मॉल u कैपिटल U का एलिमेंट है और स्मॉल v कैपिटल V का एलिमेंट है। तो इस डेफिनेशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस पर डिपेंड एक थ्योरम होती है, उसकी बात करें। लेकिन उससे पहले जो रैखिक योग है ना, इससे पहले कुछ और डेफिनेशन का, रैखिक योग की डेफिनेशन लिखा दी आपको।
अब इसके बाद में जो थ्योरम है उसका बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो और भी टॉपिक हैं, एक आता है इसमें सदस्यों का एक घात संचय। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है पूरा, लीनियर कॉम्बिनेशन के नाम से। आपने जब एलपीपी पढ़ी थी तो वहां सदस्यों का एक घात संचय काम में आया होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के नाम से, जहां आपने एक घाततः स्वतंत्र और एक घाततः परतंत्र पढ़े थे ना, वो यहाँ भी काम आएंगे आने को तो, लेकिन वहां भी पढ़ चुके हैं आप एलपीपी की बुक में। एलसी और एलआई याद होगा आपको, एलडी और एलआई, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो सेकंड था उसमें क्वेश्चन नंबर पहला ही ए एक्सरसाइज का दे रखा था, उसके कई भाग थे। तो अब देखिए हम यहाँ सदस्यों के एक घात संचय की बात करें तो इसमें मान लीजिए V फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है, और यानी V है वो फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है, और इस V के जो अवयव हैं उनको लेकर के चलें। V के अवयव V1 V2 V3 सदिश होंगे ना, V में कैपिटल V के जो अवयव होंगे वो तो सदिश होंगे, फील्ड F के जो अवयव होंगे जिनको हम अल्फा 1 अल्फा 2 मान लें अदिश होंगे। तो सदस्यों का एक घात जो संचय बनता है उसके बारे में अगर चर्चा करें हम तो कह सकते हैं कि माना V ऑफ F एक सदिश समष्टि है, तथा इसमें जो कुछ एलिमेंट है V1 V2 V3 Vn टाइप के, तथा B1 B2 B3 Vn बिलोंग्स टू कैपिटल V, एवं या V1 V2 V3 Vn बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड F के अवयव, या ये कह दें कि फील्ड F में बिलोंग कर रही है, तब एक V कैपिटल V का जो अवयव है तब स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। इस प्रकार है कि स्मॉल v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। इस प्रकार है कि ये जो v है वह है अल्फा 1 और v1, अल्फा 2 और v2, ऐसे ही अल्फा 3 v3, इनके योग के रूप में लिखा जा सकता हो। देखेंगे कि V ऑफ F एक सदिश समष्टि है और इसमें कैपिटल V के जो अवयव हैं वो V1 V2 V3 Vn है, और F जो फील्ड है उसके एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। तब एक एलिमेंट कैपिटल V का जो कि स्मॉल v है, यानी स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ऐसे हो कि जो ये V है वो अल्फा 1 और V1 यानी V1 ये और अल्फा 1 ये इन दोनों का गुणा, और V2 अल्फा 2 का गुणा, और V3 अल्फा 3 का गुणा, और Vn अल्फा n का गुणा इनके योग के रूप में लिखा जा सके। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल v है, या ये कहें कि ये जो कंडीशन बनी ना V इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा n Vn, ये जो योग बना
जो कि एक सदिश होगा v, उसे हम अर्थात इस योग को ही हम सदिशों का एक घात संचय कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माना v ऑफ f एक सदिश समष्टि है तथा v1 v2 v3 vn बिलोंग्स टू v के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f, तब स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V इस प्रकार है कि v इक्वल टू इतना। तो इसे सदिशों का एक घात संचय कहते हैं, या तो यह सदिशों का एक घात संचय कहलाता है। सदिशों v1 v2 v3 vn का एक घात संचय कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक घात संचय का, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी आगे एक घात संचय की, और आगे चल करके एक घात स्वतंत्र और परतंत्र ना उनकी भी जरूरत पड़ेगी, एलडी और एलआई, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल एक है ये, सदिश समष्टि v3r में, सदिश समष्टि v3r में v इज इक्वल टू माइनस v इज इक्वल टू 1 -2 5 को v1 इज इक्वल टू 1 2 3, v2 इज इक्वल टू 2 -1 1, v3 इज इक्वल टू 1 1 1 के एक घात संचय में व्यक्त कीजिए। तो ये हमें क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के लिए आप देखेंगे इसमें कि सदिश समष्टि v3r, यहाँ v3r का जो मीनिंग होता है, v3r का मतलब है कि इस v3 जो यहाँ वेक्टर स्पेस दे रखा है ना v3 जो कि फील्ड r पर है, तो इसमें v3 के जो एलिमेंट बनेंगे, 3 का मतलब होता है यहाँ कि x y z की फॉर्म में, यानी 3 ट्रिपल की फॉर्म में, यहाँ x y z 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अगर v4 का होता है इसका मतलब होता कि यहाँ x1 x2 x3 x4 की फॉर्म में, ऐसे बनता है ये एलिमेंट। तो इस तरह से ये v3r का मीनिंग रहा। अब हमसे जो पूछा है इसमें कि v3r में एक जो v है, v ये जो 1 -1 5, इसको v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि कुछ सदिश जो v1 v2 v3 है, इनके रेस्पेक्ट में हम कुछ अदिश लेकर के चलेंगे जो फील्ड r के एलिमेंट होंगे। यहाँ फील्ड r है, v क्या है, सदिश है। तो हम ये कह सकते हैं, माना v1 v2 v3 बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, या फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मान सकते हैं फील्ड r के एलिमेंट। माना v1 v2 v3 बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू r सच दैट यहाँ जो v है उसको लिख सकते हैं अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस
गामा V3। तो अब हम इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार ज्वाइन करेंगे, दोबारा इसको रिज्वाइन करें।